Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with a new theory, and this theory is about social constructivism. And today we will be learning how social constructivism started to influence international relations. Social constructivism is known as the youngest theory of international relations, youngest theory in the major theories of international relations. अच्छा, there is a dispute whether some people believe that social constructivism is not as such theory. ये एक फुल फ्लेज theory नहीं है, बल्कि rather it is basically an approach, a loose terminology यूज़ की जाती है social constructivism में. The reason being कि ये इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो social constructivism की जो बाउंड्रीज़ हैं, they are connected with the other branches of social sciences. So as such, it is not having its direct connection with as a theory of international relations. एक बात ये है कि दूसरी बात ये है कि it heavily draws on the social theory of social sciences. तो उसके ऊपर है, इस वजह से भी लोग ये कहते हैं कि social constructivism in international relations is not purely a theory, rather it is basically an approach. तो खैर इसके ऊपर लेकिन somehow we will be trying to learn it as a theory, क्योंकि it is not only a social theory in IR but it is also a substantive theory of international relations. जब ये किसी particular aspect of international relations को deal करती है, then it becomes a substantive theory of international relations. और social theory तो है ही है कि because the whole concept of social constructivism is based on social theory. Today we would be finding कि how it is a social theory as well. इसको भी हम देखेंगे. अच्छा, there are 2, 3, 4 very important people. वैसे तो BCO हैं इसके अंदर, लेकिन अलेक्जेंडर वेंट, रिचर्ड एशले, माइकल बार्नेट, पीटर कैसिस्टीन, ये इम्पोर्टेंट इसके प्रोपोनेंट्स हैं. और अब इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लें हम कि ये है क्या. बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म क्या बिलीव करती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर हिस्टोरिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड. इंटरनेशनल रिलेशंस आर historically and socially constructed rather than the result of human nature or other essential characteristics of world politics. अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ हमें बड़ी डोमिनेटली नज़र आती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस दे बिलीव के द प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर हिस्टोरिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ what you call it the inevitable consequence. जी जी, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं लगाई. वो असल में मेरी एक और सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसके अंदर आप परेशान ना. ठीक, ओके. तो बात कर रहे थे हम कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर सोशली एंड हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड rather than the result of the human nature or any other essential characteristics of world politics. तो बेसिकली जो डेफिनेशन हमें नज़र आ रही है, ये नज़र ऐसे आ रही है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी इज़ गोइंग टू क्रिटिसाइज रियलिज्म एंड लिबरलिज्म एट द वेरी आउटसेट. और ये जब अब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ ऑल अबाउट अ रिस्पॉन्स टू द न्यू रियलिस्ट थ्योरी. बल्कि इनके दोनों के न्यू रियलिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में एक ऐसे लगता है कि कोई नेचुरल एनिमोसिटी इज़ गोइंग ऑन. Social constructivists, they are going to criticize neo-realist, neo-liberals and neo-realist. More specifically, they are having very strong ground of critique against the social constructivist. तो जो डेफिनेशन है वही हमें नज़र आ रही है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस आर हिस्टोरिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड. इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसा कि जो लोग कहते हैं बैड ह्यूमन नेचर इज काजिंग दीज थिंग्स, और दी असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द वर्ल्ड इज एनार्की और वगैरह, जो इंस्टीट्यूशंस बैड इंस्टीट्यूशंस वगैरह की जो बात करते हैं. अच्छा, ये तो थी, दिस वाज द ऑल अबाउट दी डेफिनेशन. अब इसकी ये क्या बेसिकली व्हाट दिस थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल रिलेशंस. इसके ऊपर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहली जो चीज़ है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे टॉक अबाउट दी इंटरप्ले ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी. यू आर हैविंग ए बेटर आइडिया कि जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म था, स्ट्रक्चरल रियलिज्म केम अप विद द आइडिया के वट एवर द थ्योरी इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू कॉल के न्यू रियलिस्ट वर एग्जिस्टिंग, दे वर
agent centric. Agency means they used to focus more on the role of state in international politics, and they used to have the idea that state is basically a unitary actor. स्ट्रक्चरिस्ट जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म था, जो कैनिथ वाल्स केम अप विद द आइडिया कि ऐसी बात नहीं है, स्ट्रक्चर भी है लेकिन एजेंसी भी है, लेकिन स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स द एजेंसी टू गो फॉर पार्टिकुलर एक्शन और फिनोमेना. तो यहाँ पे जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दे केम अप विद द आइडिया कि स्ट्रक्चर एंड एजेंसी both are interdependent on each other. Both are interdependent. ये first time ये जो concept लेकर आए, structural realism, they came up with the idea कि there is a role of structure as well. तो उन्होंने कहा था कि structure also forces the agency to go for a particular action and reaction phenomenon. लेकिन ये जो social constructivists हैं, they basically taught कि नहीं, this is not the case actually. Agency is dependent on structure and structure is dependent on an agency. Both are interdependent. So that's why social constructivists, they basically have an analysis of the interplay between the structure and agency. Interplay means the interaction between them, mutual interaction and cooperation on with reference to each other. तो ये एक इनकी एक नई चीज़ है that we have not been able to find in other theories as well. Second thing जो बहुत important है, हमने क्रिटिकल थ्योरी के अंदर फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड टू लर्न क्रिटिकल थ्योरी क्लेम टू बी द फर्स्ट थ्योरी विच स्टार्टेड टू ब्रिंग द रोल ऑफ आइडियाज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ अ काउंटर रिएक्शनरी, जो उनका जो सब्सटेंस था कि देखें अब के ये जो ड्यू टू द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट एंड ड्यू टू द व्हाट यू कॉल द मॉडर्निटी प्रोजेक्ट, they are not only controlling human beings on ground, but also they have indoctrinated human beings. They have जो capitalist हैं, they have got victory in the realms of ideology. So जो critical theorists के the people they came up with the idea कि not only we have to face them on ground, but also we have to face them, counter them in the realm of ideology. So first time they wanted to create a separate set of values, separate set of ideologies. तो वो क्रिटिकल थ्योरी का एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शनरी, दे वांटेड टू कम अप विद द न्यू सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, न्यू सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम. लेकिन यहाँ पे सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दे बेसिकली बिलीव के दीज आर द आइडियाज़ विच इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट, these are the ideas which influence norms, these are the ideas which influence culture and institutions and ultimately international politics. So basically जो social constructivist जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये बहुत important हो गई, और तो हर बंदा ये अपने आप को social constructivist कहता है, वो किस तरीके से कि social constructivist they wanted to talk about the interplay again of interest and ideas and their impact on the norms, culture and institution on international politics. So यहाँ पर क्या नज़र आया हमें, जो अभी तक ना क्रिटिकल थ्योरी ने देखा ना पोस्ट मॉडर्निस्ट ने देखा. दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हाउ देयर इज़ एन इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडियाज़. इंटरेस्ट किस कैसे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और आइडियाज़ किस तरीके से इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं. ये भी इनकी एक नई चीज़ है जो अभी तक इससे पहले किसी ने नहीं देखी. तो अब ज़रा हम इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को डीकंस्ट्रक्ट करके देखें. डीकंस्ट्रक्ट नॉट कॉल्डियन एनालिसिस, वैसे अगर इसको हम तोड़ के देखें, व्हाट इज़ मेंट बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. अच्छा, ये इस चीज़ को ज़रा समझना है, उसके बाद फर्दर हम इसको अनफोल्ड करेंगे और समझेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या. ज़रा इस चीज़ को देखिएगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर ऑलवेज लोकेटेड इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ह्यूमन बीइंग्स दे आर ऑलवेज located, situated in particular context, and this context inform human actions. So human beings through their actions produce, reproduce, construct, reconstruct the world in which they live. So it means that the world in which human beings they live is always contextual. Let me say it again. इस phenomenon को ज़रा समझिए ज़रा कि social constructivists they believe कि human beings they are always located in some particular context, and those contexts they inform human actions, and through these actions human beings they create, recreate, produce, reproduce, construct, reconstruct their world. So it means that the world in which human beings they are living is always contextual.
अब इसके अंदर दो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया द इंटरप्ले ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, उसी की ये बात करें। ह्यूमन बींग्स दे आर एजेंसी, दे आर ऑलवेज सिचुएटेड इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये काज करता है ह्यूमन एक्शंस को, और फिर ह्यूमन एक्शन जो हैं वो फिर अपने एक्शन से रिएक्शन से कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ल्ड। इसका मतलब है द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन बीइंग्स दे आर लिविंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। ह्यूमन बीइंग्स अपने एक्शन से कॉन्टेक्स्ट को, और कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स को, और फिर ह्यूमन एक्शंस अगेन कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं। तो वर्ल्ड इन विच वी पीपल आर लिविंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल, ये हमेशा कॉन्टेक्चुअल है। अब सोशल से क्या मराद है? कंस्ट्रक्शन की तो चलो समझ आ गई। अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को डीकंस्ट्रक्ट करके देखें, कंस्ट्रक्शन का तो समझ आ गई कि ह्यूमन एक्शन जो है वो ह्यूमन बींग्स दे आर लोकेटेड इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन एक्शन को इन्फॉर्म करते हैं, और इन एक्शन से ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं द वर्ल्ड इन विच दे आर लिविंग। इसका मतलब है द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन बींग्स दे आर लिविंग इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। अब ये सोशल से क्या मुराद है? सोशल से मुराद ये है कि जो इट कुड नॉट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी एक्शन। ये वॉलंटरी एक्शन भी नहीं है, ये सिंगल पर्सन से नहीं की जा सकती है। और आपको पता है ह्यूमन बींग्स दे आर पॉलिटिकल एनिमल, ह्यूमन बींग दे आर सोशल एलिमेंट्स, दे ऑलवेज नीड इन दी कंपनी ऑफ अदर सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग्स मोर स्पेसिफिकली, तो वो उनकी कंपनी। तो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो ये एक बेसिकली द प्रोसेस ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है ये सोशल है, ये एक बंदा नहीं कर सकता। ये बेसिकली इट रिजल्ट्स व्हेन टू और मोर देन टू ह्यूमन बींग्स दे स्टार्ट इंगेजिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जब इंगेज करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है इन विच वी पीपल आर लिविंग, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मेरी बात समझ आई है बच्चों? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? कोई इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहो? ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड इन विच वी पीपल आर लिविंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अच्छा खैर, ये तो जो चीज़ थी, अब ज़रा इसको फर्दर अनफोल्ड करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये जो इसका मकसद क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। अभी तक हमने कुछ थेरीज देखी विच वर प्रीडोमिनेटली मटेरियलिस्टिक इन देयर अप्रोच, जैसा कि लिबरल्स था, रियलिस्ट थे, और अगर उनका कोई क्रिटिक भी आया तो वो भी मटेरियलिज्म का क्रिटिक था। पोस्ट मॉडर्निज्म ने फर्स्ट टाइम हमें एक नया आइडिया दिया दैट वाज मोर रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज के ऊपर बेस करने का था। उसका फूको का देखें, लियोटार्ड का देखें, डेरिडा का देखें, ऑल अबाउट के वो कहते हैं कि जो पावरफुल जो हैं उसने ऐसे डिस्कर्सिव एथिक्स क्रिएट कर दी हैं, ऐसे डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट पैदा कर दिए हैं, ऐसे डिस्कोर्सेज बना दिए, ऐसी प्रैक्टिसेस बता दी कि उसने ये सारे के सारे जो अपनी कंट्रोल पैदा किया है वो पावर नॉलेज रिलेशनशिप की वजह से है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस पावर नॉलेज रिलेशनशिप। अगर प्रैक्टिसेस भी हैं तो वो भी पावर नॉलेज की वजह से हैं। पावर मीन्स के ओनली दैट नॉलेज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड क्रिएटेड विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल। तो ये फर्स्ट एक बड़ा एक रेडिकल किस्म का आइडिया आया पहली दफ़ा आईआर के अंदर। लेकिन ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, इनका क्या मोटिव है, ये क्या चाहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे बेसिकली आर विलिंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड इट्स प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इससे पहले कभी किसी ने डिस्कस नहीं की। क्या बात करना शुरू कर दी? दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दे आर गोइंग टू क्रिएट ह्यूमन अवेयरनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड इट्स प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द आईआर थेरीज दे वर मटीरियलिस्टिक, जैसा कि लिबरल्स की बात करें, रियलिस्ट की बात करें, उनका जो अप्रोच था वो मटीरियलिस्टिक था। लेकिन इस लिहाज से व्हेन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे फोकस मोर ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दे टॉक अबाउट द ह्यूमन अवेयरनेस एंड इट्स प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो उनका ये मानना है ये द वर्ल्ड इन विच वी पीपल आर लिविंग। अब ज़रा गौर से समझना इस बात को कि पहले तो जो आप लोगों ने देखा कि जो रियलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, उनका क्या मानना था? दे वर ऑफ द ओपिनियन कि जो न्यू रियलिस्ट कहते थे कि वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट, वर्ल्ड इज़ एनार्की, दैट देयर इज़ अ पावर कन्फिगरेशन, बैलेंस ऑफ पावर इज़ देयर एंड दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। सो इधर सम स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर और पावर मैक्सिमाइजर, जो भी दोनों को अगर इस कान से पकड़ेंगे उस कान से, बेसिकली इट इज़ दे आर प्रीडोमिनेटली देयर अप्रोच मटीरियलिस्टिक थी। लेकिन ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, they are of the opinion that international relations, the most important aspect of international relation is not materialistic.
जैसा कि लिबरल्स का था, जैसा कि रियलिस्टिक का था, जैसा कि क्रिटिक आया स्ट्रक्चरलिज्म में। तो वो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव के जो प्रीवियस थ्योरी थी, इट इज़ मटीरियलिस्टिक। लेकिन ये कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, दे बिलीव नो, दिस इज नॉट द केस एक्चुअली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज सोशल, नॉट मटीरियल। सोशल है, मटीरियल नहीं है। वो किस तरीके से सोशल है, मटीरियल नहीं है, उसका वो ये कहते हैं द सोशल और जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ये फिजिकल एंटिटी नहीं रखती, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ दी बेसिकली रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। आप ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है। हाँ, वो ये मैं ये बताना चाह रहा था कि जिन लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर दे माइट हैव गॉट अ गुड आइडिया बिटवीन द डिस्कशन एंड डिफरेंसेस ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, और इसकी उन्होंने ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिस्कशन की। ये पूरी एक अलग से फ़िलासफ़िकल डिबेट है, लेकिन आपका उसका आइडिया आई होप कि आप लोगों को होगा। तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, they are basically going to criticize the ये जो social constructivist हैं, ये जो they are going to criticize the very idea of positivism। वो जो rationalist जो important theory थी, they used to talk about कि international relations is not something out there। ये international relations ऐसी नहीं है कि phenomena is going out there like the natural objects, जैसा कि natural objects में क्या कहते हैं, international system is not something out there like a solar system। सोलर सिस्टम जो है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सोलर सिस्टम है और वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये मानना है इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ नॉट समथिंग, ये जो व्हाट यू कॉल के ये ऑब्जेक्टिव है, कंक्रीट है, एग्जिस्टिंग थिंग है आउट देयर, और इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ओन, ये खुद नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इट एग्जिस्ट ओनली एज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन और अमंग द पीपल। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं ये कोई फिज़िकल जिस तरह सोलर सिस्टम की तरह एक सिस्टम नहीं है जो ऑन इट्स ओन ही वर्क कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बेसिकली क्या है कि ये इट इज़ बेसिकली आइडिएशनल रैलम है, ह्यूमन कॉन्शियस ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पीपल और अमंग पीपल। So it is basically constituted by ideas, not by the material force। ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे केम अप विद द आइडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इट इज़ मोर ऑफ द आइडिएशनल इन अप्रोच, इट इज़ रादर देन अ मटीरियलिस्टिक इन अप्रोच। तो यहाँ से वो बात कर रहे हैं, जैसा कि रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो पॉजिटिविस्ट भी ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ आउट देयर, गो एंड कैच इट, गो उसको पकड़ लो, ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं ऐसी इसकी ये बेसिकली दे आर ऑफ द ओपिनियन इट इज़ समथिंग ऑफ अ आइडिएशनल इन अप्रोच, ये आइडिएशनल है और इट इज़ बीइंग मेड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आइडियाज़, इट इज़ नॉट बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मटीरियल थिंग्स, मटीरियल फोर्सेस। तो यहाँ से एक फ़र्क जो सामने आया हमें, जिस चीज़ को हम फोकस करना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दे आर गोइंग टू रिजेक्ट विद द सिंगल क्लिक ऑफ पेन the basic assumption of the rationalists, more specifically the liberals and realist theory of international relations के ये जो वर्ल्ड है ये एक मटीरियल फोर्सेस ने बनाई है and it is existing on its own, it is out there, go and understand it and it is being governed like the physical laws, ये physical laws के तहत चल रही है, ऐसा नहीं। ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये इट इज़ बेसिकली ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये आइडियाज़ ने ह्यूमन बीइंग्स ने कंस्ट्रक्ट किया है थ्रू देयर आइडियाज़। सो ये इंटरनेशनल जो सिस्टम है इट इज़ बेसिकली बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आइडियाज़, बाय नॉर्म्स, बाय इंटरेस्ट्स, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है, ये मटीरियल नहीं है, ये इट डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ऑन, ये खुद नहीं हो रहा, इसको बनाया जाए, इसको बनाया गया, ह्यूमन बीइंग्स ने कंस्ट्रक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, और कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है मैंने आपको बताया था कि ये तो एक तो व्हाट यू कॉल इट के इट इज़ नॉट दी solitary phenomena, it could not be done by a single person, it is always being done by the interaction two or more than two people,
or the context, agency and structure both they interplay on each other and this is both are interdependent on each other. तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये मटेरियल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ द आइडिएशनल प्रोडक्ट और ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बना है। बच्चों ये मेरी बात समझ आई है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ, वो क्या कह रहा है कि इट इज़ द सेट ऑफ आइडियाज़, ये सेट ऑफ आइडियाज़ है, ये सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, ये बेसिकली व्हाट यू कॉल के सिस्टम ऑफ नॉर्म्स हैं विच आर गोइंग टू अरेंज पीपल इन देयर पार्टिकुलर टाइम एंड जो इंटरनेशनल सिस्टम की वो ये बात कर रहे हैं। और मैंने जो आपको डेफिनेशन के अंदर बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टिव एंड दे आर सोशली कंस्ट्रक्टिव, तो वो ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम इज़ बेसिकली ऑफ एन आइडिएशनल काइंड, it is the product of the set of ideas which have been arranged by certain people in particular time and space। इसलिए इंटरनेशनल जो रिलेशन है ये बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड है। इसके ऊपर में एक दो बातें हैं, क्वेश्चन मैं पता नहीं क्या समझा पाया हूँ कि ये कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जो मेरी हायरार्की ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी वो तो मैंने आपको बता दी, वो इस तरीके से है। तो वो ये कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं। ओके, कौन, नाइमा बोली है ये? नाइमा रोज़ा लग रहा है और साउंड ही चेंज होगी। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, अच्छा आगे क्या, तो उनका क्या मतलब है? हाँ हाँ, कोई सवाल आ रहा है मोहम्मद अली जी, बताइए जी। अच्छा, बड़ा अहम बात बड़ी ज़बरदस्त, ये एक बड़ी थिन लाइन है जिसको समझना है। ये मेरी मोहम्मद अली मुझे समझ आ गई क्या कहना चाह रहे। वो कहते हैं कि हर चीज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो भाई, और ये इट इज़ ऑल अबाउट द आइडिएशनल थिंग्स, ये सारा कुछ आइडियाज़ की वजह से है। तो ये जो दुनिया के अंदर जो कंक्रीट थिंग्स दे आर एग्जिस्टिंग, जैसा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर है, इंटरेस्ट है, रिसोर्सेज हैं, फोर्स का इस्तेमाल है, तो ये क्या है फिर? ये तो रियलिटी नहीं है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का मानना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कहता है, जिससे आप लोगों की ये ज़्यादा बात अंडरस्टैंड होगी और जिसको ये बहुत ज़बरदस्त सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने इसको आके बड़ा बेहतरीन अंदाज में इसको समझाने की भी कोशिश की है। कहते हैं हमें पता है कि जो ये कि मटीरियलिज्म इज़ अटैच विद कंस्ट्रक्टिविज्म, हमें पता है जो पावर पॉलिटिक्स है, जो फोर्स का इस्तेमाल है, जो मिलिट्री है, जो वार फिनोमिना है, ये एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं, ये समझ आ रही हैं। कहता है ये बात नहीं है, बट इट इज़ दी बेसिकली दी इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़ एंड द अंडरस्टैंडिंग टू दीज एसेट्स। इन एसेट्स के साथ ये जो ह्यूमन आइडियाज़ हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, जो इन फोर्सेस के साथ है, इन अलाइंसेस के साथ है, ये जो पावर प्रोडक्ट हैं, ये जो फोर्स हैं, ये जो वार हैं, इट इज़ बेसिकली दी आइडियाज़ एंड द अंडरस्टैंडिंग विच आर अटैच टू दीज थिंग्स। अब मैं आपको मिसाल देके आपको बताता हूँ। ब्रिटेन ने भी बम बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी न्यूक्लियर बम बनाए और नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर बम बनाया। अब किसकी इंपॉर्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए है? क्या ब्रिटेन के 700-800 एटम बम ज़्यादा ड्रेडफुल फ्राइटफुल हैं फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, या 10-12 जो एटम बम हैं जो बनाए हैं नॉर्थ कोरिया ने, वो अमेरिका के लिए ज़्यादा ड्रेडफुल हैं? येस, ऑफ कोर्स इट इज़। तो बेसिकली दीज आर द आइडियाज़, ये जो आइडियाज़ हैं, दीज आर द अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द बिलीफ सिस्टम विच आर अटैच विद दीज एसेट्स। तो ये जो मोहम्मद अली जो तुम बात कर रहे हो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इस नॉर्थ कोरिया की जो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस का मिसट्रस्ट है, वो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। इन एसेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है जो कि मटीरियलिस्ट रियलिस्ट जो कहते हैं। मेरी बात सुन रहे, ये इन एसेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है कि जितने बम होंगे उतनी सिक्योरिटी होगी, जितने फोर्स ज़्यादा होगी उतनी सिक्योरिटी होगी। नहीं, ये आइडियाज़ हैं, ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। ये इसीलिए तो ये जो वर्ल्ड है वी आर सोशली, अलेक्जेंडर वेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इसको कहा था, अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। पूरी दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस में तो अनार्की हो सकती है, लेकिन ये अनार्की ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है। तो इसका मतलब है अनार्की सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हाउ बोथ ऑफ दीज स्टेट्स दे आर गोइंग टू परसीव द ईच अदर्स पावर, वो और उनके किस तरीके से ये आइडियाज़ अपने दूसरे के साथ अटैच करते हैं। मोहम्मद अली मेरी बात समझ आइए, मुझे नज़र नहीं आ रहे अब तुम। जी जी
हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ये आप लास्ट क्लास में थे मेरे पास मेरे साथ? नो। उसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट जो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज़ बेसिकली अ मेटाफिजिक्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्शन, एंड फिक्शन इज़ बेसिकली being created through the whole hierarchy of meaning, and whole hierarchy of meaning is giving privilege to the transcendental signifier over the second of binary opposition. तो ये बेसिकली वो उन्होंने उन्होंने तो ये जो आपकी बात का आंसर तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने दे दिया कि ये वाकई इसी तरीके से है। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है पावरफुल ने, जो चर्च था या जो दो लोग थे, दे वांटेड टू हैव देयर स्वेयर ओवर पीपल, दे क्रिएटेड देयर रिलीजन लाइक दिस, लेकिन ऐसा। जी। हम्म, 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 रिलीजन को हमने सोशली कंस्ट्रक्ट किया है, हाँ। इट हैज़ नॉट हैविंग सम डिवाइन सिग्निफिकेंस अटैच टू इट, हाँ। राइट, चलें ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, मेरे पग चलते हैं, इससे आगे मैं नहीं कुछ कह सकता। आगे चलते हैं गाइस। अच्छा चलें जी। अच्छा, अब ये पहले ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दे आर गोइंग टू bring human the awareness of human conscious in international politics. So they used to believe that international relations, they are socially constructed. It is more of an ideational. It is basically being constructed by ideas and norms, and it is a bilateral process. It is a social phenomena, and it could not be done by a single person. और ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, इसकी जो अप्रोच है वो आइडिएशनल है, और आइडियाज़ प्ले देयर इम्पॉर्टेंट रोल, एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे आल्सो टॉक अबाउट द इंटरप्ले बिटवीन द आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट, एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ बेसिकली बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब आते हैं, क्या ये हमें ऐसा लगता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ न्यू अप्रोच? इससे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की किसी ने कोई बात नहीं की, और क्या ऐसा है? ऐसी बात नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस ड्यूरिंग मिड 1980s, लेट 1980s के अंदर ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, और द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू द एनवायरनमेंट ऑफ कोल्ड वार, और कोल्ड वार के अंदर इसका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन इससे पहले भी देयर वर 3-4 डिफरेंट पीपल who talk about the way social constructivists they are talking about today. वो, और इसी वजह से हम ये कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज मोर ऑफ एन अप्रोच रादर देन अ फुल फ्लेज कम्प्लेक्स थ्योरी इन इट्स नैरो सेंस। अगर हम क्या बताएं कि इट कम अप विद hypothesis, and hypothesis basically being tested, somewhere it is proven, somewhere it is not proven. This is how the theory is being constructed and built. तो ये इस तरीके से नहीं है, ये डिफरेंट है। लेकिन इसकी इसकी जो रूट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द फिलासफी, दे आर रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी के अंदर किस तरीके से था? स्ट्रक्चरेशनिज्म का एंथनी गिडन बड़ा ज़बरदस्त सोशियोलॉजिस्ट था, और खैर ये पॉलिटिकल क्रिटिक भी था, और एंथनी गिडन ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा है। वो उसने एक आइडिया दिया था स्ट्रक्चरेशनिज्म। अब स्ट्रक्चरेशन, ये मैंने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ओरिजिन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये हैविंग इट्स बाउंड्रीज बीइंग अटैच विद सम अदर ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेज, जैसे सोशियोलॉजी, फिलोसफी भी है। एंथनी गिडन वाज ऑफ द ओपिनियन के एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड, ह्यूमन एक्शन भी इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कांस्टेंट बाय सोशल स्ट्रक्चर, एंड सोशल स्ट्रक्चर is reproduced by agency. Social structure is basically being reproduced by agency. तो जहाँ पे ये स्ट्रक्चरेशन का जो बेसिकली है कि एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कांस्टेंट बाय सोशल स्ट्रक्चर, एंड दिस सोशल स्ट्रक्चर विच आर अगेन रिप्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी। तो उसके बारे में ये जो एंथनी गिडन का कहना था, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स इन्वॉल्व
इंटर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। ये कहाँ पे ऐसी बात हुई थी जो आप लोगों ने देखा था? इंटर सब्जेक्टिव क्रिटिकल थ्योरी ने ये बात की थी। द रिलेशनशिप, यस द अच्छा यहाँ पे एक दो एस्पेक्ट के ऊपर दे आर मोर क्लोज टू पोस्ट मॉडर्निस्ट, एक दो एस्पेक्ट के ऊपर दे आर मोर क्लोज टू क्रिटिकल थ्योरी। जो इनका ये जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की जो बात करते हैं, ये हैबरमास की बात कर रहे हैं, और उसके इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करें तो ये दे आर मोर क्लोज रिजेंबलेंस टू दी व्हाट यू कॉल के ये जो हैबरमास का जो आइडिया था उसके ऊपर। अच्छा, ये एंथनी गिडन क्या कहता है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टर इन्वॉल्व्स इंटर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। स्ट्रक्चर डू कॉन्स्टेंट एक्टर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्टर्स को कॉन्स्टेंट करते हैं, बट एक्टर्स कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर्स बाय थिंकिंग अबाउट देम एंड एक्टिंग अगेंस्ट देम इन अ न्यू वे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रियलिस्ट कहते थे प्रीडोमिनेटली द वर्ल्ड इज मटीरियलिस्टिक और द वर्ल्ड इज एनार्किक, इट इज प्रीडोमिनेंट, प्री गिवन है, स्टेट इज अ प्री गिवन है एंड दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया क्या कि एक्शन जो ह्यूमन एक्शन है ये इट इज बेसिकली बीइंग कॉन्स्ट्रेंड बाय स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स दे आर बेसिकली बीइंग रिप्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी, ये ह्यूमन एक्शन है। तो स्ट्रक्चर्स डू कॉन्स्टेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स हैं दे डू कॉन्स्टेंट एक्टर्स, बट एक्टर्स दे कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर बाय थिंकिंग अगेंस्ट देम, बाय वर्किंग अगेंस्ट देम, बाय एक्टिंग अगेंस्ट देम। दिस इज हाउ ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये कंटिन्यूसली गो थ्रू जाता है, अंडरगोज जाता है डिफरेंट चेंजेस, और इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिविटी इज आल्सो देयर। तो इस वजह से और ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और चेंज कर रहा है। मेरी बात समझ आई? ये तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने ये जो आइडिया लिया ये एंथनी गिडन से लिया, और एंथनी गिडन ने आइडिया दिया था स्ट्रक्चरेशनिज्म का, और ये सारे का सारा एज इट इज आइडिया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने आईआर के साथ अटैच कर दिया। तो इसलिए ये इनको ये समझ आया। तो ये ह्यूमन एजेंसी की जो बात है, मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर की जो बात है ये दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये ऐसा नहीं है कि एजेंसी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है और स्ट्रक्चर जैसा कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे नहीं है, बल्कि दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयर इज एन इंटरप्ले, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज हाउ द चेंज इज पॉसिबल इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये जो कहते हैं जैसे जैसे इंसान के आइडियाज़ चेंज होते हैं वैसे वैसे एक्शंस चेंज होते हैं, वैसे वैसे एक्शन चेंज होते हैं, वैसे वैसे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर इंसानों को चेंज करते हैं। दे आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट, म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बच्चों मेरी बात समझ आई इस बात की? उसके बाद हाँ बहुत ज़बरदस्त और दे म्यूचुअली ग्रो, दे म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो एजेंसी और स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट कर गए और इंटरनेशनल रिलेशन से खास किस्म का आ गया। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि जो ओरिजिन ऑफ व्हाट यू कॉल द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन दी सम आइडियाज ऑफ सोशियोलॉजिस्ट्स लाइक एंथनी गिडन। इसके अलावा फिलासफी के अंदर भी है। गियामबत्तिस्ता विको एक बंदा था, इटालियन था, गियामबत्तिस्ता विको, उसने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया था। उसने कहा था नेचुरल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय गॉड, नेचुरल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय गॉड एंड हिस्टोरिकल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय मैन। ये बात ज़रा गौर से देखिएगा। नेचुरल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय गॉड एंड इट इज वर्किंग ऑन इट्स ऑन, और उसके यू कैन कम अप विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट। और गियामबत्तिस्ता विको का मानना है कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय मैन। तो ये जो मैन एंड वीमेन हैं दे मेक देयर ओन हिस्ट्री। तो इसका मतलब है ये जो स्टेट्स हैं दे आर बीइंग मेड बाय मैन। तो स्टेट्स दे आर बेसिकली दी हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट। तो जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस हिस्टोरिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये गियामबत्तिस्ता का ये जो आइडिया है इसने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने क्या किया? गियामबत्तिस्ता विको वाज बेसिकली ऑफ द ओपिनियन कि नेचुरल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय गॉड एंड हिस्टोरिकल वर्ल्ड इज बीइंग मेड बाय मैन। तो इसका मतलब है मैन एंड वीमेन जो मिलकर आपस में दे मेक देयर ओन हिस्ट्री। तो दे मेक देयर ओन हिस्ट्री, दे मेक स्टेट्स। तो इसका मतलब है वट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इज एग्जिस्टिंग इट इज़ बेसिकली क्या है? हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट है। तो ये जो स्टेट हैं
ये और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये भी हिस्टोरिकली है, ह्यूमन बींग्स ने दे हैव क्रिएटेड। इसका मतलब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसने ज़्यादा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट को इन्फ्लुएंस किया, उनका मानना ये था कि ये जो स्टेट है ये हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है। तो इफ़ मैन एंड वीमेन इफ़ दे आर विलिंग टू चेंज, दे कैन चेंज इट, दे कैन डेवलप इट इन न्यू वेज। ये इसको चेंज कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं न्यू वेज। तो जैसे जैसे उनके आइडियाज़ चेंज होते हैं वैसे वैसे उनके एक्शन, जैसे जैसे एक्शन चेंज होते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर फिर इन दोनों को कांस्टेंट करते हैं, लेकिन जो एक्शंस हैं वो स्ट्रक्चर को फिर अल्टीमेटली चेंज करते हैं। ये ज्ञानबातिस्ता विको का ये जो आइडिया था, इससे भी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये बड़े इन्फ्लुएंस हुए, एंड दिस इज़ हाउ दिस आइडिया फ्रॉम ज्ञानबातिस्ता विको वाज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ आइडिया थ्योरी। बच्चों मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, अब अगली बात ज़रा से, इमानुएल कांट ने भी कुछ इस किस्म की फिलासफिकल अजम्पशंस दी थी। इमानुएल कांट ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने उसका मानना था कि उसका जो आइडिया ऑफ नॉलेज था, वो कहते हैं कि वी कैन ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, हमें दुनिया के बारे में नॉलेज है, वी कैन अंडरस्टैंड वर्ल्ड, हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन द नॉलेज इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है। और किस तरीके से? बिकॉज इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है उससे नॉलेज फिल्टर होकर हमारे पास आता है। तो ये किसके करीब लगती है ये बात? इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन जी, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट ले लिया? सब्जेक्ट की जो बात करते हैं ना, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब है हम आइडियाज़ की बात करते हैं, किस तरीके से आइडियाज़ क्रिएट कर रही हैं हमारी नॉर्म्स, और किस तरीके से इन दोनों को इंटरप्ले दे आर गोइंग टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो इमानुएल कांट था उसका मानना था कि वी कैन ऑब्टेन नॉलेज बट आवर नॉलेज वुड ऑलवेज बी सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ये फिल्टर होकर हमारे पास आता है। और फिर मार्क्स वेबर ने भी बड़ा अहम किरदार अदा इसके अंदर किया। मार्क्स वेबर का क्या मानना था कि ये जो सोशल वर्ल्ड है इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये ह्यूमन इंटरेक्शन की प्रोडक्ट है, और इट इज़ वेरी डिफरेंट टू दी नेचुरल वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड, बहुत है फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर। तो ह्यूमन जो वर्ल्ड, ये जो फिर इसका मतलब है, ये जो पॉजिटिविस्ट कहते थे कि रियलिटी इज़ आउट देयर, गो एंड कैच इट, देयर आर सम रूल्स एंड व्हेन यू वुड बी इम्प्लाइंग दैट रूल्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पे इमानुएल कांट ने हमें दे दिया कि जो भी नॉलेज भाई क्रिएट हो रहा है वो सब्जेक्टिव है एंड इट इज़ समथिंग अटैच टू अवर आइडियाज़। वो बाज़ का मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाज़ का ऐसे होता है जिसको कहते हैं ना चीज़ को रियलाइज़ करना, आपको चीज़ की समझ होती है लेकिन रियलाइजेशन नहीं होती। तो एक चीज़, एक बंदा कोई अगर कोई बात कर रहा है और जो उसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं दे आर हैविंग देयर डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो वो एक बंदा जो बात कर रहा है किसी बंदे को अपील कर जाती है, किसी बंदे को वो अपील नहीं करती। तो उसके पीछे वो क्या है कि हर बंदा एक अपने दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जो अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मार्क्स वेबर का ये मानना था कि ये जो सोशल वर्ल्ड है इट इज़ बेसिकली दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इट इज़ डिफरेंट फ्राम दी नेचुरल वर्ल्ड फिनोमिना वर्ल्ड। इसका मतलब है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो वर्ल्ड है दैट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स एक्शन, and when they understand each other's action then they assign meaning to their each other's action। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई जिसको मार्क्स वेबर ने एक ख़ास टर्मिनोलॉजी दी थी और उसको उसने कहा था, इसको इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो सोशल वर्ल्ड है, इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, और ये फिज़िकल फिनोमिना जो कि नेचुरल वर्ल्ड का उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ह्यूमन बींग्स जो है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की एक्शन की, वो एक दूसरे की एक्शन को मीनिंग देती है। और अगर इंसान एक दूसरे के जो इंटरेक्शन है, अगर ह्यूमन बींग्स दे आर विलिंग टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेक्शन, दे कैन नॉट उसको डिपेंड ऑन द वे द फिज़िकल वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन। अब वो मैं आपको इसकी मिसाल देके बताता हूँ, उसके बाद ये दोबारा फिनोमिना समझ। कहते हैं आप किसी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, फिजिकल वर्ल्ड क्या कहती है, देयर इज़ अ रिएक्शन,
इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन, है कि नहीं है? थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं आपने थप्पड़ मारी तो थप्पड़ ही आनी चाहिए। ओके जी, लेकिन थप्पड़ अब प्यार से भी लग सकती है, थप्पड़ गुस्से से भी लग सकती है। मेरी बात समझ आ रही? तो बेसिकली ये आपकी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है जो मीनिंग देती है आपके एक्शन को, और इस एक्शन के ये जो मीनिंग है उससे दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर वर्ल्ड, आप अपनी वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये मार्क्स वेबर ये कहता था कि ये जो सोशल वर्ल्ड है इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, ये इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ये मीनिंग देते हैं, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज बेसिकली बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये वो चीज़ें थी जिससे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बारो किया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इनको इनकारपोरेट करके एन अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाया। मेरी बात समझ आई? मैं कुछ बता पाया क्या? मैं क्या कोई आइडिया, कोई बात, कोई काउंटर, कोई कमेंट, कोई फर्दर चीज़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट प्लीज़? कोई? जी 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 जी, नाइमा क्या कह रही? अच्छा, गुड हो गया। अच्छा देखें, चलें, ओके, मान लिया कि ये, खैर ये तो बहुत यू आर बिकमिंग वेरी पैसिफिस्ट मोर स्पेसिफिकली। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, आपने किसी को थप्पड़ मारा है, तो जिसको थप्पड़ लगा है ना वो आपकी इंटेंशन को समझेगा कि ये मुझे गुस्से से मारा कि प्यार का मारा। बच्चों को आप थप्पड़ मारते हो, आपका इंप्रेशन देखता है, आपके इंप्रेशन, हाँ आपकी इंप्रेशन देखता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर फ्रियोशनेस नजर आ रही होती है ना तो बच्चा कहता है हाँ चलो जी, डर जाता है। और अगर प्यार से मारते हैं ना तो मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को प्यार से थपकी मारूँ ना, वो आके मुझे गले में ले जाओ, मेरे इंप्रेशन को देख। ये है, दिस इज व्हाट सोशल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। बच्चे, नाइमा आप तो पैसिफिस्ट हो गए थे। यार देख, अच्छा देखो, अब थप्पड़ को थपकी कहना इज अगेन बेस्ड ऑन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये भी बात माने आप इस बात को कि ये भी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि सोशल वर्ल्ड इज बेसिकली दिस इज हाउ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, हमजा की बात करना चाह रहे थे? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। आपकी दो स्टेट्स उसी वक्त वार पे जाती हैं जब उनकी म्यूचुअल इंटरप्रेटिव जो किसी बाउंड्री से बियॉन्ड निकल जाती हैं। और वो ये कहते हैं, जिस तरीके से इंटरटेक्चुअलिटीज़ की बात की थी हार्मोनेटिक ट्रेडिशन में, जिसमें हमने बात इंटर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात हुई थी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन में हार्मोनेटिक ट्रेडिशन की बात की थी, पोस्ट मॉडर्न मेरा ख्याल हमने की थी। वो ये कहते हैं कि ये जो ये जो क्या कहते हैं, ये जो रियलिटी है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यू कैन नॉट कम अप विद सम एब्सोल्यूट आइडिया के कुड बी एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड, जैसा कि रियलिस्ट कहते हैं। कहता है नहीं है, आप उसको सिचुएशन को समझो और उसके मुताबिक दिस इज हाउ यू कैन गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर वर्ल्ड। और उसमें आप अनार्की भी क्रिएट कर सकते हो और पीस भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और अनार्की भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स दे आर ऑलवेज लोकेटेड इन सम पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जो उसकी डेफिनेशन भी है, और ये कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्म करता है ह्यूमन एक्शन को, फिर ह्यूमन एक्शन उस कॉन्टेक्स्ट को, दिस इज हाउ दे आर गोइंग ऑन। अच्छा, यहाँ तक बच्चों हमने अभी तक हमने देखा जो ओरिजिन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो 17वीं सेंचुरी में भी ऐसे आइडियाज़ आए, 18वीं सेंचुरी में भी आए, 19वीं सेंचुरी में भी आए, 20वीं सेंचुरी में भी आए। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था जिसको मैंने जानबूझ के रोका। वो ये था, वो मैं पहले चाह रहा था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। फिर वो ये कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज दे आर होल्डिंग अ मिडिल ग्राउंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इस चीज़ को समझना है, हाउ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज होल्डिंग अ मिडिल ग्राउंड। अब जब ये हम कहते हैं होल्डिंग अ मिडिल ग्राउंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में स्टीफन फ्राई बड़ा ज़बरदस्त था, उसने इसको क्रिटिक भी पॉजिटिवली भी देखा और नेगेटिवली भी देखा। तो उसने कहा कि व्हेन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे बिलीव दैट कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी एंड अप्रोच इज होल्डिंग मिडिल ग्राउंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसका मतलब यह है
इधर इट इज़ अ स्टॉलिंग बिटवीन टू फूल्स, रैशनलिस्ट एंड इंटरप्रेटेटिविस्ट के दरमियान ये इट इज़ स्टॉलिंग बिटवीन टू फूल्स और फॉलिंग बिटवीन टू स्टूल्स। ये या तो दो फूल्स के दरमियान खड़ा है और या ये दो स्टूल्स के दरमियान गिरा है। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जो अब हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, हाउ इट इज़ होल्डिंग अ मिडिल ग्राउंड। तो इसका क्या मतलब है और किस तरीके से ये कहता है कि ये जो रैशनलिज्म के अंदर और ये जो आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ होल्डिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन दी रैशनलिज्म और दी ये जो आइडिएशनल रैलम जो है कॉग्निटिव अप्रोचेस के अंदर है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं, हाउ ये इट इज़ हैविंग। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फिलासफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के बारे में जो सम आइडियाज़ हैं, एक्सियोलॉजी का, एपिस्टेमोलॉजी का, ओंटोलॉजी का, ये चीज़ें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो रैशनलिस्ट थे दे वर प्रीडोमिनेटली ओंटोलॉजिस्ट थे, और जो रिफ्लेक्टिविस्ट थे they started to focus more on the epistemological and philosophical underpinnings of the development of knowledge. So I believe that you are already having somehow some idea about ontological underpinning and the epistemological underpinnings of the development of knowledge. लेकिन अब ये किस तरीके से देखते हैं इसको, इसके लिए we have to trace down the development of theory in international relations. उसी से समझ के हमें समझ आएगा कि हाउ इट इज़ होल्डिंग अ मिडल पोजीशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, जिसको ये फॉलिंग बिटवीन टू स्टूल्स और स्टॉलिंग बिटवीन टू फूल्स, ये हाँ टू फूल्स, वो स्टीफन फ्राई ने जो बात की। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है, इसको ट्रेस डाउन करते हैं हिस्ट्री को। ओरिजिन में इज़ ऑल अबाउट, जो हमें ओरिजिन में हमने इसको देखा क्या था जी। फर्स्ट ग्रेट डिबेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किस किस के दरमियान थी, क्लासिकल लिबरल्स के दरमियान, क्लासिकल रियलिस्ट के दरमियान, और इट वाज प्रीडोमिनेटली ओंटोलॉजी, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, और रादर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या है ओंटोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी उसकी सारी की सारी। और जो सेकंड डिबेट थी, सेकंड जो डिबेट थी वो बेसिकली बिहेवियरलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। अच्छा, क्लासिकल को और मोर स्पेसिफिकली इसको ज़रा ट्रेडिशनलिस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट थे वो ये कहते थे कि देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग द आईआर इनटू अ साइंस। इसकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग हैं, जैसा कि हिस्ट्री का है, जैसा कि फ़िलासफ़ी का है, ये इसी को अगर हम एम्प्लॉय करते हैं तो उससे हम वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, इसी वजह से ये याद रखिएगा, थ्योरी इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक फिनोमिना। यू टेस्ट द थ्योरी, आप थ्योरी को टेस्ट करते हो। जब आप रिसर्च करते हो, आप मेरे बास का स्टूडेंट्स मेरे सामने आते हैं, मुझे कहते हैं सर हम ये काम कर रहे हैं, थ्योरी को देख रहे हैं, तो क्या करें। मैंने कहा, मैंने उसको कहता हूँ बच्चे आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप साइंटिफिकली मूव कर रहे हो। हिस्ट्री के अंदर थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ़िलासफ़ी में थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी हिस्टोरिकल जो हैं, जो ज़्यादातर नॉलेज प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ जस्ट द इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिकॉर्डेड पास्ट, और उसको एक नई इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ये जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, दे वर ऑफ द ओपिनियन के आईआर शुड बी अंडरस्टूड एज वी आर अंडरस्टैंडिंग द अदर सब्जेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, फॉर इंस्टेंस लाइक हिस्ट्री, लाइक फिलासफी, तो ऐसे। लेकिन जो बिहेवियरलिस्ट थे, दे वांटेड टू कन्वर्ट आईआर इनटू अ फुल फ्लेज साइंस। वो फुल फ्लेज, वो कहते हैं वी शुड कम अप विद अ हाइपोथेसिस, देन वी हैव टू टेस्ट इट, देन अल्टीमेटली वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट द मेजर द बिहेवियर्स, एंड दिस इज हाउ द बिहेवियर्स दे आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू द एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमेना ऑफ स्टेट, एंड अल्टीमेटली तो दे वांटेड टू कम अप एंड मेक आईआर एज अ फुल फ्लेज साइंस। लेकिन इसके दरमियान एक न्यो सिंथेसिस की, जैसा कि हमने शुरू में याद रखिए बात की थी, जिसमें मार्टिन वाइट था और हेडले बोल था, दे वांटेड टू कन्वर्ट, दे वांटेड टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ न्यू लिबरल्स एंड न्यू रिलेशन, दे वांटेड टू मर्ज इट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द न्यू सिंथेसिस। लेकिन वो ज़्यादातर बड़ा सब्जेक्टिव था। मीनवाइल एक ब्रांच, जैसे मैंने आपको बताई थी, एक इंग्लिश स्कूल का आया था। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़रा इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम बात है, ये शायद मैं छोड़ गया हूँ शुरू में जब इंग्लिश स्कूल की बात आई। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस ड्यूरिंग द 1980s, किस तरीके से, उसकी वजह ये थी कि कोल्ड वार फिनोमेना जा रहा था, और कोल्ड वार फिनोमेना के अंदर टू पोस्ट दे वर फाइटिंग ईस्ट, कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट हेड ऑन थे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट।
एंड और उस ज़माने के अंदर जो रियलिस्ट वेरिएशंस थे दे वर गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी, क्योंकि एनवायरनमेंट ऑफ एनिमोसिटी था, इट वाज मोर क्लोज इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर टू द रियलिज्म। तो उस वजह से, लेकिन वो जो प्रिडिक्शन कर रहे थे, जैसा कि वॉल्ट ने की, केनेथ वॉल्ट ने की, कि होना ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इक्वेट करने के लिए दुनिया में पावर्स इकट्ठी होंगी, क्योंकि जब तक वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इक्वेट करने की, बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगी, वैसे उस वक्त तक उनका सिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट करता रहेगा और बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में क्रिएट करने की। लेकिन कोल्ड वार जब एंड हुई तो ये बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट था। जो उन्होंने केनेथ वॉल्ट तो कहता था इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, ये इक्वेशन बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होना है। लेकिन हुआ क्या, कोल्ड वार जब एंड हुई तो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया, तो जितनी भी प्रोडिक्शन उन्होंने की हुई थी वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई। तो उस ज़माने के अंदर एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसने विच स्टार्टेड टू गिव एक्सेप्टेंस टू द न्यू अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके दौरान ये एक एनवायरनमेंट था जिसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आ गए और उन्होंने कहा कि ये जो रियलिस्ट हैं ये तो मटीरियल था, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इट इज़ समथिंग द रिजल्ट ऑफ आइडिएशनल थिंग्स, ये आइडिएशनल आइडियाज़ का है, और इसी वजह से रियलिज्म ये फेल होगी टू प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यस, और ये फेल हो, तो इसने भी एक अहम अदा किया। तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन स्कॉलर्स, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जब वो रियलिज्म फेल हुआ तो वहाँ से ये एक नई आइडिया, मीनवाइल यूरोप के अंदर एक इसी किस्म का सम हाउ सिमिलर जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, सिमिलर नॉट इन कंप्लीट सेंस, वाज गोइंग ऑन। वो था इंग्लिश स्कूल का, जिसके जो मेन प्रोपोनेंट थे हेडले बुल था, मार्टिन वाइट था, टिम ड्यून था। उनका ये मानना था, अच्छा जैसा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मैंने आपको बताया कि वाज मोर समथिंग अ डिस्कोर्स ऑफ अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन स्कॉलर्स, और यूरोप के अंदर भी इसी किस्म का क्या, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी थिंकिंग प्रोसेस हो रहा था और कोल्ड वार का फिनोमिना के बारे में प्रेडिक्ट करने के बारे में रियलिस्ट फेल हो गए थे। तो उन्होंने भी इसी किस्म का आइडिया किया। अच्छा, इंग्लिश स्कूल को 2-3 नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इसको लिबरल रियलिज्म भी कहते हैं, यानी क्या, लिबरल रियलिज्म। ये याद रखिएगा, वो जो मैंने आपको बताया था नियो सिंथेसिस की एक मूवमेंट आई थी जिसमें हेडले बुल और मॉर्टन वाइट बड़े इंपॉर्टेंट फ्लैग बैरियर थे, लेकिन समहाउ दे वर लेटर ऑन बीइंग एसोसिएटेड बाय देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट, जिसको इंग्लिश स्कूल कहते हैं। इसको कहते हैं लिबरल रियलिज्म, एज लिबरल यानी टू दे आर गोइंग टू कनेक्ट टू थिंग्स, लिबरल एंड रियलिज्म, लिबरल रियलिज्म। और इसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमजा बता रहा था। और एक और बात क्या है, इसको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। अब ये क्या कहता क्या, बेसिकली इनका मानना ये है कि देयर इज़ अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, इसी वजह से इसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं। दे वर ऑफ द ओपिनियन देयर इज़ अ सोसाइटी ऑफ स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल despite the fact that the condition of anarchy is there. Liberal realism, society of states, liberal idea, realist idea क्या है, they are going to कि there is a society of state at international level despite the condition of anarchy. Anarchy भी है, liberalism को भी incorporate किया, and they came up with the idea that कि जो इंग्लिश स्कूल था, it stands for the convention के ideas rather than simply material capabilities shape the conduct of international politics. Let me say it again. So English school is basically having the conviction that that ideas, these are the ideas rather than simply the material capability which shape the conduct of international politics. आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे अमेरिका के अंदर, दे स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन द रोल ऑफ आइडियाज़। सेम वाज द केस इन यूरोपियन यूनियन, एंड यूरोपियन यूनियन रादर द यूरोप दे क्रिएटेड देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट इन द इंग्लिश स्कूल, और लेकिन अमेरिकन दे केम अप विद द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इंग्लिश स्कूल पीछे रह गया क्योंकि देयर वर सम फॉल्ट, फिलोसफिकल फॉल्ट्स विद इन दिस स्कूल। और तो उन्होंने फिर जब ये कहा कि दीज आर द आइडियाज रादर देन द मटीरियल कैपेबिलिटी विच शेप द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिंस देयर इज मोर रोल ऑफ आइडियाज, इसी वजह से द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिजर्व एनालिसिस एंड क्रिटिक, क्योंकि आइडियाज हैं। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड conducted more by the international politics is basically being conducted more on the basis of ideas. So since the international politics is the result, is more result of ideas rather than the material capability, इसी वजह से it deserve analysis, it deserve critique, और इस वजह से
जो और ये यहाँ से जब वे दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग, यहाँ से हमें सम आइडिया नज़र आता है कि इंग्लिश स्कूल सम हाउ वाज हैविंग सम रिजेंबलेंस विद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ रिजेंबलेंस थी। और लेकिन ये जो इंग्लिश स्कूल्स थे दे नेवर वांटेड टू कन्वर्ट IR into साइंस, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे वांटेड टू टर्न IR इनटू अ साइंस। तो ये फ़र्क था, इस वजह से इंग्लिश स्कूल पीछे रह गया। और दे वांटेड, जो इंग्लिश स्कूल थे, दे वांटेड टू हैव द एनालिसिस ऑफ IR सेम ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज लाइक एज हैपन्स इन हिस्ट्री एंड फिलासफी एक्सेट्रा। तो इंग्लिश स्कूल के जो लोग थे वो बेसिकली हिस्ट्री के पैटर्न पे, फिलासफी के पैटर्न पे दे वांटेड टू हैव द एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशंस। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, अच्छा ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इन्होंने व्हेन दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट IR इनटू अ साइंस, दे वर बेसिकली ऑफ द ओपिनियन के जो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते थे कि इतना एंडलेस एम्पिरिकल नॉलेज हो जाएगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, दे डोंट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड एंड बैड नॉलेज, तो क्या वैलिडिटी क्या रही? तो साइंटिफिक नॉलेज को तो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज दे कम अप विद दी ग्रैंड नैरेटिव, उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज प्रूव करता ये थी और ये एप्लीकेबल है यूनिवर्सली। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उन्होंने दे क्रिएटेड somehow the social constructivist theory in a response to the postmodern challenge to the knowledge, scientific knowledge। मेरी बात समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को बच्चों? कोई बोलेगा, कोई बताएगा क्या समझ आई कि नहीं आई? अच्छा हाँ, सुने। अच्छा, जैसा कि अभी हमने बात कर ली कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दे होल्ड अ मिडल पोजीशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट से कुछ उन्होंने साइंटिफिक ले लिया, पोस्ट पॉजिटिव से इन्होंने आइडिएशनल रैलम ले लिया, और इन दोनों को मिला के दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मिडल पोजीशन। तो इंग्लिश स्कूल था, they wanted to they were not willing to convert IR into a full-fledged science. They wanted to study IR on the footprint of the sociology, the history and philosophy. तो इस वजह से यूरोप का जो इंग्लिश स्कूल था ये पीछे रह गया, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्योंकि अब अगर आप सारे सब्जेक्टिविटी के ऊपर बिलीव करते हो तो समहाउ देयर इज अ रूम ऑफ फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग, योर फॉल्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसके अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए समहाउ दे हैव टुक सम आइडिया फ्रॉम दी साइंस एज वेल। तो वो इसी वजह से ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, दे पोज अ चैलेंज टू दी पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, और इसलिए इन्होंने अपने आप की इस तरीके से टेम किया, और उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते थे कि नॉलेज कुड नेवर बी साइंटिफिक, इट इज़ जस्ट द इंटरप्रिटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब नॉलेज इज साइंटिफिक, जब नॉलेज कुड बी स्टडी साइंटिफिकली, इसका मतलब क्या है? साइंटिफिकली यू आर कमिंग अप विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हेन यू आर कमिंग अप विद रूल्स एंड रेगुलेशन, इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रैंड नैरेटिव ऑन इट कि दिस इज द थिंग दैट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो वो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट साइंटिफिक नॉलेज को रिजेक्ट करते थे, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने इसको, इस आइडिया को एम्ब्रेस कर लिया कि नहीं भाई, नॉलेज कुड बी अंडरस्टूड साइंटिफिकली एज वेल। मेरी बात समझ आइए? सदाकत? ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, तो ये जो इंग्लिश स्कूल था, तो ये मीनवाइल जो मैंने आपको बताया कि हम अब ट्रेस डाउन कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके अंदर आपको ये जो सेकंड डिबेट थी वाज बिटवीन behavioralists and traditionalists. Behavioralists, they wanted to convert IR into science, and traditionalists, they wanted to study IR on the basis of as they used to study history, as they used to study philosophy. They never thought that it could be scientifically studied. Okay, थर्ड डिबेट आई है, इसके ऊपर बड़ा ही ह्यू एंड क्राइड बिल्ड हुई है इन एकेडेमिया। एक तो न्यू डिबेट थी जो न्यू लिबरल्स, न्यू रियलिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट की जो डिबेट आई थी, सबको आपको पता है, ये तीनों की जो डिबेट थी बीच में चल रही थी, उसके अंदर ये जो डिबेट थी, इसको लोग जो हैं, जो ओल वेवर है, ओल वेवर ये समझता है कि जो थर्ड डिबेट है, इट इज़ ऑल अबाउट द न्यू डिबेट, न्यू लिबरल्स, न्यू रियलिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट की डिबेट है। लेकिन यहाँ पे, और ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे थे, दे यूज टू थिंक ऑन के वेदर स्टेट के रिलेटिव गेन्स हैं या स्टेट के एब्सोल्यूट गेन्स हैं,
पावर जो है वो इकोनॉमिक है जैसे लिबरल्स कहते हैं, या पावर मिलिट्री है जैसे कि रियलिस्ट कहते हैं, और दोनों स्टेट ये जो न्यू लिबरल्स ने और रियलिस्ट ने सम हाउ दे हैव मेड सम कंप्रोमाइजेज अगेंस्ट ईच अदर पोजीशंस। आपको मैंने जैसे बताया था न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनल दे रिकंसाइल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिस्ट विद रेफरेंस टू द existence of anarchy, and the new realists they also acknowledge the presence of multiplicity of other actors. So this is how they made compromises on their previous positions. तो ये उसके, लेकिन एक और आइडिया था, उन्होंने कहा था ये सारी बकवास है, इन चीज़ों से हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं हासिल कर सकते। तो एक बंदा था जोसेफ लिपर्ड, जिसको यूसेफ लिपर्ड भी कहते हैं, उसने कहा था कि भाई जो न्यू डिबेट है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ओंटोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। इन सारी चीज़ों को देखो और इन चीज़ों से यू वुड बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के वेदर द पावर इज इन एब्सोल्यूट सेंस और रिलेटिव सेंस, और सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट इज़ इंपॉर्टेंट और द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स। तो ये चीज़ें, तो ये जो थर्ड डिबेट थी, दिस इज द जोसेफ लिपर्ड ने वांटेड टू आल्सो इनकॉर्पोरेट सम ओंटोलॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल थिंग्स इनटू इट। लेकिन जो अब में आते हैं, जो फोर्थ डिबेट है जिसके ऊपर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे आर हैविंग देयर मोर कंसर्न एंड फोकस, दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ डिबेट। फोर्थ डिबेट इज बिटवीन द रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट, रैशनलिस्ट और रिफ्लेक्टिविस्ट के दरमियान है ये जो फोर्थ डिबेट है। अब रैशनलिस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, अच्छा ये क्या है बेसिकली, अब ये किस तरीके से इट इज़ होल्डिंग अ मिडल पोजिशन। अब जरा इस चीज़ को सुनिएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज होल्डिंग, अब मैंने दो बातें बताई हैं, ज़रा गौर से देखिएगा इस बात को। मैंने ऑल वेवर ने कहा कि जो फोर्थ डिबेट है इट इज़ बिटवीन दी रैशनलिस्ट्स एंड रिफ्लेक्टिविस्ट्स, और ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दे आर होल्डिंग अ मिडल पोजीशन बिटवीन द रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट, यानी कि दे आर इन दोनों के दरमियान, वो स्टैंडिंग बिटवीन, वो जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉलिंग बिटवीन टू फूल्स हैं या फॉलिंग बिटवीन टू स्टूल्स हैं। तो ये इट इज़ होल्डिंग मिडल पोजीशन बिटवीन द रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट। वो ज़रा गौर से सुनिए, गौर से सुनिए किस तरीके से। अब रैशनलिस्ट का क्या है, अब आप देखिएगा किस तरीके से इन्होंने कुछ उधर से लिया कुछ उधर से लिया। रैशनलिस्ट का इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट ले लिया, आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड होलिज्म ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म ले लिया कि जो और जिसके अंदर ये क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म पूरे का पूरा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट भी ले लिया। ये जो मैंने आपको बताया था डिबेट बिटवीन द एजेंट एंड स्ट्रक्चर, तो इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट किसका है, रैशनलिस्ट का है, स्टेट इज इंपॉर्टेंट। मेरी बात सुन रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट ऑफ रैशनलिज्म, स्टेट इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने होलिज्म ऑफ स्ट्रक्चर भी ले लिया। फिर इन्होंने एजेंसी ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिज्म ली और स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी ली। फिर इन्होंने जो रैशनलिस्ट का प्रीडोमिनेटली जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी लिया, और आइडिएशनल रैलम भी लिया इन कॉग्निटिव अप्रोचेस के अंदर। इसी वजह से ये जो डिबेट है बिटवीन दी रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट यू नो दे आर मोर आइडिएशनल रैलम, जिसको मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्टिविस्ट दे पॉन्डर बैक, दे थिंक बैक, एंड दे कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड बाय मोर ऑफ एन आइडियाज रादर देन द मटेरियल कैपेबिलिटीज। का मतलब ये है कि इट इज़ रिफ्लेक्टिविस्ट, दे थिंक बैक, दे रिफ्लेक्ट बैक, दे बिलीव के इट इज़ ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज, सो दे आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन। तो रिफ्लेक्टिविस्ट की बात करते थे। तो अब मैं दो तीन बातों को इसको दोबारा से समाप्त करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। रैशनलिस्ट का इंडिविजुअलिस्टिक अकाउंट लिया और रिफ्लेक्टिविस्ट का पूरा स्ट्रक्चर ले लिया, और फिर इन्होंने ये जो इसके साथ इन्होंने मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रैशनलिज्म का लिया, और उसके साथ साथ कॉग्निटिव अप्रोचेस भी लिए इन्होंने। इसी वजह से ये जो कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज होल्डिंग अ मिडल पोजीशन। ये ना सिर्फ स्टेट की बात भी करते हैं, स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की क्रिएशन की भी बात करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि हाउ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर बीइंग डायरेक्टली इफेक्टेड बाय आइडियाज़ एंड नॉर्म्स। तो ये उनकी भी बात करते हैं। इसी वजह से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज होल्डिंग अ मिडल पोजीशन बिटवीन द रैशनलिस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट।
कोई बात, कोई आइडिया, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बताना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। जी बच्चों, नाइमा बच्चे आवाज़ नहीं आ रही, क्या करें, जोर से बोलो। हाँ बोलिए जोर से। नहीं, डिटर्मिनिज्म नहीं कहना, हाँ इन्फ्लुएंस की बात करनी है। नहीं 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 बच्चे, बड़ी एम्पावर, ये जो सब पहले जो मोहम्मद अली ने बात की थी हमसे, जो मैंने आपको बताने की बात की थी कि मटेरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वार होती है, फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन इन एसेट्स के ऊपर ह्यूमन आइडियाज़ क्या है और उनकी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइडियाज़ डिटर्मन नहीं करते द स्ट्रक्चर, आइडियाज़ इन्फ्लुएंस करते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब है दे आर कमिंग अप विद द फुल फ्लेज आउटकम। आउटकम ये फुली 100% आइडियाज से आउटकम क्रिएट नहीं होता, बल्कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं उस आउटकम को लाने के लिए, और उसके अंदर मटेरियल थिंग्स भी हैं। लेकिन मटेरियल थिंग्स को किस तरीके से परसीव किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, जैसा कि मैंने ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसाल दी कि दोनों के पास एसेट्स हैं, 500 उसके पास हैं, 1000 उसके पास हैं, ये 5000 उसके पास हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए एनिमी नहीं है, क्योंकि बोथ आर फ्रेंडली स्टेट्स। तो उनका एसेट्स के बारे में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ समथिंग म्यूचुअली है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन नॉर्थ कोरिया का और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका देयर इज़ अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और किस तरीके से ये क्रिएट किया गया। तो आइडियाज़ जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं, फुली 100% डिटर्मन नहीं करते द फाइनल आउटकम, और इसमें मटेरियल कैपेबिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। तो रैशनलिस्ट ने ये कहा, जो रैशनलिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उधर से उन्होंने कहा हम मटेरियल थिंग को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, उधर से भी इन्होंने चीज़ें नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टिविस्ट का आइडिएशन रैलम को भी लिया, इसी वजह से ये मिडिल पोजीशन है। मैं बच्चे, अच्छा जी, ओके। अब जो हमने बातें की हैं इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन अगर आना चाह रहा है तो ठीक है, आगे तो आगे चलते हैं जल्दी से ज़रा, सारी चीज़ें ठीक है, ओके आगे चलते। अब ज़रा चलते हैं इसकी अजम्पशंस के ऊपर। अजम्पशंस आपकी किताब के अंदर लिखी गई हैं, बड़ी अच्छी हैं, पढ़ने वाली हैं, उसको ज़रा देखते हैं किस तरीके से। अच्छा याद रखिएगा, explanatory theories and exploratory theories. Explanatory theory, causal effect. Exploratory theory based on understanding, subjectivity. पहली assumption जो है, जो ये बेसिकली जो rationalist हैं, जो उनका causal effect को 2 + 2 = 4 की बात जो कर रहे हैं, क्या बात है जी, क्या कहते हैं कि they basically try to explain the world. They are having their scientific approach. उनके scientific approach है, they believe के we can deduce some laws and those laws are universally applicable. So they believe that our understanding of the world is basically based on our explanation of the world. So जो rationalist थे, आपको पता है जो explanatory, जब आप रिसर्च करते हैं तो explanatory जो theories आप अडॉप्ट करते हैं उसके अंदर causal relationship आता है, causal relationship, ये चीज़ हो रही है तो ये हो रही है, और जिसमें काजल रिलेशनशिप होता है वो क्वांट के ऊपर ज़्यादा चीज़ जाती है, क्वांट की। तो एक्सप्लेनेटरी इज़ ऑल अबाउट दी क्वांटिटेटिव स्टडीज़। और लेकिन ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, they don't explain their understanding of the world in terms of their explanation, rather they believe they describe the world in terms of they describe the understanding, they describe the world in terms of their understanding. ये याद रखिएगा, they describe, social constructivist, they are having their descriptive method of describing the world. और जो rationalist हैं, they basically talk about the causal relationship, explanation of this world. explanation जो science और जो description है is subjectivity. तो क्योंकि it is more of related to the motives and the world views of actors.
ये मोटिव्स एंड वर्ल्ड व्यूज ऑफ एक्टर्स हैं। तो इस वजह से ये जो किसी भी सब्जेक्ट या एक्टर का सब्जेक्टिविटी को बयान करने के लिए हमें पहले उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ओनली देन वी डिस्क्राइब इट। सो ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, they are having their difference of opinion with reference to the rationalist के instead of explaining the world we basically describe the world in terms of our understanding। तो ये एक फ़र्क है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इट इज़ नॉट थियरी इन इट्स कंप्लीट सेंस, और इसी वजह से इसके जो अजम्पशंस हैं ये बेसिकली इट इज़ जस्ट हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। दे आर नॉट कमिंग अप विद द फुल फ्लेज assumptions and those assumptions they are going to be tested and ultimately laws they are going to be made। इसी वजह से इनकी जो assumptions हैं somehow हमें abstract नजर आती है, लेकिन फ़र्क हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि rationalists they explain the phenomena of the world and जो social constructivist है they believe on the understanding and they describe their understanding। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है इज़ बेसिकली ऑफ द आइडिया के स्ट्रक्चर एंड एजेंसी दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रक्चर इज़ इन्फ्लुएंसिंग द एजेंसी एंड एजेंसी इज़ इन रिटर्न इज़ इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर, ऐसी बात नहीं है। बस स्ट्रक्चर एजेंसी स्ट्रक्चर दोनों को इफेक्ट करते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट, म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये जब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो इसी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज कैसे आती है कि क्योंकि वर्ल्ड सोशली कंस्ट्रक्टेड है और इंसान के आइडियाज़ चेंज होते हैं, इंसान के आइडियाज़ चेंज होने से इंसान के एक्शन चेंज होते हैं, एक्शन चेंज होने से कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से अगेन फिर एक्शन चेंज होते हैं। तो ये इसी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज है, जैसा कि जो रियलिस्ट कहते थे पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज नहीं है। दूसरी बात ये क्या है, अच्छा ये दे हैवीली ड्रॉ ऑन द क्रिटिकल रियलिज्म एज वेल। क्रिटिकल रियलिज्म क्या है, अब वो जो हमने बताया था होल्डिंग द मिडल पोजीशन, रॉय भास्कर का ये क्रिटिकल रियलिज्म आप लोगों ने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा और मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा। ये जो क्रिटिकल रियलिज्म इज़ बेसिकली द इंटरफेस बिटवीन द philosophy of science with the philosophy of social science। Philosophy of science is known as the transcendental realism and the philosophy of social science is known as the critical naturalism। अब ये क्या है, तो ये जो क्रिटिकल रियलिज्म है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, हैविली बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रियलिज्म। एंड क्रिटिकल रियलिज्म क्या है जी, अ फिलोसफिकल अप्रोच एसोसिएटेड विद राय भास्कर विच ट्राइज टू कंबाइन द जनरल फिलोसफी ऑफ साइंस विद द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस टू डिस्क्राइब द इंटरफेस बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, होल्डिंग अ मिडल पोजिशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। माइंड इट, इसीलिए इसको कहते हैं जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है is based on critical realism, philosophy of social science with the philosophy of social science, and they try to find out the point, the interface mean the middle position जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं to describe the natural and social world। बच्चों मेरी बात समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्रिटिकल रियलिज्म के ऊपर से भी इन्फ्लुएंस्ड है, और क्रिटिकल रियलिज्म फिलासफी ऑफ सोशल साइंस को फिलासफी ऑफ साइंस के साथ मिलाते हैं और दे ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू फिलासफीज दे आर गोइंग टू कोइंसाइड, दे आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर। और यहाँ से दिस इज़ हाउ दे क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड एंड द ये जो नेचुरल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड दोनों की ये अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ नॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा। जो नॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं, और स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आइडियाज से इन्फ्लुएंस होती हैं। सो नॉर्म आइडियाज क्रिएट नॉर्म्स, और जो नॉर्म्स जो हैं दे बिकम द स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस एंड विच आर सोशली बीइंग एक्सेप्टेड, जो सोशली एक्सेप्टेड होते हैं। किस तरीके से, अब वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी जो डिप्लोमेसी है ये नॉर्म है, इट इज़ नॉट जस्ट ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये नॉर्म्स हैं। किस तरीके से नॉर्म्स हैं जी, ये नॉर्म्स इस तरीके से हैं कि आपने पढ़ा, आपने उस 300 मूवी देखी होगी, उसके अंदर पर्शियन जो किंग है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है ल्यूडाइनस के पास, और वो कहता है कि मेरा किंग कहता है कि ज़मीन दे दो और पानी की तक एक्सेस दे दो, और लेकिन वो इसका वो जो ग्रीक ये समझते हैं कि दे आर गोइंग टू टेक ओवर आवर होल लैंड, तो वो उसको
जो एग्जिस्टिंग नॉर्म के अगेंस्ट क्या करता है, वो उसको किक मार के नीचे कुएं में फेंक देता है, यूनाइटिस जो होता है। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली ये जो और उसके इस क्योंकि उसने एक स्टेबल नाम को, इंटरनेशनल स्टेबल नाम को वायलेट करता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है। लोग इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कि ही वॉज एडमेंट टू कंकर द लैंड, लेकिन जो डिप्लोमेसी के अंदर और जो फॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं वो उसको कहते हैं वार वॉज बेसिकली बीइंग इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये एक नाम है, और जो डिप्लोमेसी एक नाम है, और ये जो नॉर्म्स हैं दे आर हैविंग ए सोशल क्वालिटी। इनकी सोशल क्वालिटी है, एक सोशल क्वालिटी का मतलब इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, दे एग्जिस्ट बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स, और इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं नाम्स को, और नाम्स की सोशल क्वालिटी है बिकॉज ये एक्सेप्ट एंड इसकी एक्सेप्टेंस इज अटैच्ड। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नॉर्म्स दे आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी शेप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही अब ज़रा इसको मिसाल ज़रा साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगा के देखें। जो नॉर्थ कोरिया की सोसाइटी की जो सोशल नॉर्म्स हैं और अमेरिका की जो सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, दे फॉल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इसी वजह से देयर इज़ अ सेंस ऑफ एनिमोसिटी, और ये एक ऐसा किस्म एक नई रियलिटी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सोशल नॉर्म्स हैं ब्रिटेन की, जो सोशल नॉर्म्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, फ्रेंडली हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट एंड ऑनर है, और कोइंसाइड करते हैं, और इस वजह से दे आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सोशल रियलिटी ऑफ पीस। लेकिन वहाँ पे सोशल रियलिटी ऑफ एनार्की है। तो ये नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नॉर्म्स हैं ये बेसिकली क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस दो किस्म के हैं। ये लिबरल आइडिया से बिल्कुल अम्यून होकर के कॉपरेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे भी ज़रा देखें किस तरीके से कि दो किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली। एक हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जिनके अंदर रूल्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस जो कोडिफाइड होते हैं, उसकी वायलेशंस नहीं हो सकती, रिटर्न होते हैं, पेस्टेड होते हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी चार्टर्स हैं, जैसा कि स्टेट है, फुटबॉल क्लब्स हैं वगैरह। इनफॉर्मल क्या है? स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, जैसा कि इनफॉर्मल हैं हमारे घर के अंदर फैमिली एक इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, और रेपिटेशंस हैं और द बिहेवियर ओवर द लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। तो ये नॉर्म्स, आइडियाज़ नॉर्म्स को, नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशंस दो किस्म के अगेन बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर, और वो दो किस्म के फॉर्मल भी हैं, इनफॉर्मल भी हैं। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेसिकली दे आर रिलेटेड टू दी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द नॉर्म्स। जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स। वो दे आर रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल इट की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड द सोशलाइजेशन। अब ये क्या है ज़रा वो उससे देखिएगा, इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन। अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस। किसी भी आप देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर एक डिबेट है कि पर्सनैलिटीज़ दे आर मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मेच्योर नहीं हो सके। इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस मेच्योर हो गए। तो वो क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशंस के जो कोडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी इतनी डेवलपमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हो गई है कि देयर इज़ नोबडी टू डेयर एंड वायलेट दैम। इवन देयर प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दोस डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक अ लेमन। और पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करता है तो ऐसा समझा जाता है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सके, एंड इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनकी जो पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस बिल्ड नहीं हो सकी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकी। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान में बहुत वीक है। और सोशलाइजेशन क्या है? अडॉप्शन ऑफ नॉर्म्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स बाय द एक्टर्स टू द न्यू इंस्टीट्यूशंस। एक्सेप्टेंस, अडॉप्शन ऑफ द नॉर्म्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स बाय एक्टर्स टू द इंस्टीट्यूशंस। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। बाज़ औक़ात आप किसी नए क्लब को या किसी नए इंस्टीट्यूशन को, या बल्कि मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ। बच्चे को जब आप स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं तो वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान करते हैं वालिदैन को, रोते हैं मैंने स्कूल में नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, टीचर वहाँ पे बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है घर के एनवायरनमेंट से।
तो और वालदेन फिर वो जाते हैं कुछ अरसे के लिए और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है जी, सोशलाइजेशन होना शुरू होते हैं, अडॉप्शन ऑफ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। अगरचे चीज़ें पसंद नहीं हैं, अगरचे बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन व्हेन दे आर अकस्टम टू फेस देम अगेन एंड अगेन, डिस्पाइट द फैक्ट यू डोंट लाइक इट, डिस्पाइट द फैक्ट के दोज थिंग्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, आपको पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं करते उनको, लेकिन आप उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, बच्चे उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, पैटर्न प्रैक्टिसेस को और इंस्टीट्यूशंस को, और इस तरीके से सोशलाइजेशन होती है। बच्चे ये मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद अब मेरे क्योंकि 3 बजे हमारी मीटिंग भी शुरू होनी है, तो मैं इसको इसी का लिंक भी आ रहा है, तो इसको आज को इसी यहीं पे करते हैं और आगे से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी से शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट इमीडिएट क्लास।